ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा था कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद कर रहे थे, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन है, तो पोल में आंसर करने के लिए पहले तो सॉल्व कर लेना। स्क्रीन पर ही क्वेश्चन दिखेगा। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है, ए बी सी या डी में, आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुलता है एक्टिविटी का, लास्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे। फिर वन पोल एक्टिव का ऊपर में एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर क्वेश्चन का एक नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपका आंसर बी है तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे। फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका आंसर आता है। मतलब यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। फिर बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पे क्लास चल रही है। ठीक है, तो आंसर सभी लोग किया करें। अगर गलती भी होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। कोशिश करना सही करने की, जितना आप सही करोगे उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा। लेकिन बस स्किप मत करना कोई भी आंसर, ठीक है, कोई भी बोल। अब देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन या गुणनखंड पुनः समूहन विधि थी, मतलब बाई रीग्रुपिंग टर्म्स। इसमें एक चीज मैंने बताया ना, रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट, मतलब फिर से ग्रुप करते हैं, मतलब उसको समूह बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था मैंने आपको, पेयर बनाना, मतलब जोड़ा बनाना। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, लगाते कहाँ पर है ये। अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद लिखा गया हो जिसमें कुछ पद लिखे गए, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ 4 टर्म है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हमने चेक किया और इसमें से आप कुछ भी सार गुणनखंड नहीं निकाल पा रहे, मतलब चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। तो हमें चेक करना होगा कि सर पहले वाले टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, हम लोग कुछ ऐसे पदों का जोड़ा बनाते हैं, ऐसे टर्म्स का पेयर बनाते हैं, ताकि उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सके। तो सही जोड़ा बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे आपको याद है कि इस टॉपिक पे हमने कोई भी पोल में क्वेश्चन नहीं कवर किया था लास्ट क्लास में। तो कोई भी रिकॉल में आज नहीं पूछ रहा आपसे। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, मतलब पोल में फिर पूछूंगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए पुनः सम्मोहन विधि का, फैक्टराइजेशन का वही टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपको याद करो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ऑलरेडी। पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स, यहाँ पर 4 टर्म दिख रहे हैं आपको। देखो, इसको हमें अगर गुणनखंड करने बोला जाए तो इस बहुपद को कैसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स, 4 पद है। और जो भी आपका आंसर आता है वो चैट में लिख सकते हो या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। वेरी गुड, इरफान का आंसर आ भी गया, एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एन। देखते हैं कैसे किया आपने। वेरी गुड इरफान। बाकी सभी बच्चे बैठे मत रहिए, ट्राई करिए। इतना समय भी काफी है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना समय काफी होगा। स्टार्टिंग में कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफी जल्दी कर पाओगे। अच्छा, मैं समझाऊंगा तो हो सकता है समय ज्यादा लगे, क्योंकि समझाने में काफी समय लग जाता है। हर एक चीज में बताऊं मैं आप, क्योंकि हो सकता है क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो दूसरा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। जो आपका आंसर आता है वो लिखिएगा, एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है बिल्कुल। तो जो भी आंसर आपका आता है वो सॉल्व करके लिखिए। चलो अभी आप सॉल्व करें, मैं सॉल्व करूं इसको। अच्छा, अरमान आपने आंसर तो सही लिखा है, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया आपने। ब्रैकेट लगाइए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। सॉरी, ब्रैकेट लगाइए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। चलिए, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अगर आप अभी भी सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए, अभी स्क्रीन को देखिए, मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, यहाँ पर आप क्या क्या सोचोगे अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है। तो मैंने देखा सर यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, टोटल 4 पद है। ठीक है, पहला टर्म ये हुआ एम एक्स, दूसरा टर्म हमारा ये हमारा एन वाई, तीसरा टर्म एम वाई, और चौथा टर्म एन एक्स, प्लस के द्वारा ये सारे चीज जोड़े गए। ठीक है, टोटल 4 टर्म है।
ये तो समझ में आया। अब मुझे बताइए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या अगर मैं चारों को एक साथ देखूं तो इन चारों में से आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे? सार गुणनखंड कुछ होगा एक के अलावा? एक तो होगा ही, एक के अलावा कुछ भी कॉमन निकलेगा क्या? देखो यहाँ पर आप पहले टर्म को फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा m इंटू एक्स। तो m सभी में नहीं है, m देखिए एन वाई में m नहीं है, और x भी एन वाई में नहीं है, तो हम कह सकते हैं सर m और x दूसरे टर्म में ही नहीं है, तो हम कहेंगे सर चारों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। सार गुणनखंड कितना है? 1 है। तो अगर सभी का आप सार गुणनखंड देखोगे तो कॉमन फैक्टर आपको 1 दिख गया, तो आप बोल सकते हो सर इन चारों में तो ब्रैकेट नहीं लगाना आता, तो वही मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से। टाइपिंग में अगर दिक्कत है तो फिर मैं बता रहा हूँ, अभी देख लो, ठीक है, कंसेप्ट सीख लो। टाइपिंग में तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लोगे कॉपी पे, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म है। चारों में कुछ कॉमन देखा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, सही जोड़ा बनाएंगे। तो मुझे बताओ पहले टर्म का जोड़ा आप किसके साथ बनाओगे? अगर मैं पहला टर्म ले रहा हूँ एम एक्स, तो इसका जोड़ा आप किसके साथ बनाओगे? एम एक्स के साथ में और क्या लिखो? एम वाई। अब एम एक्स का एम वाई के साथ क्यों बनाएंगे? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर एम एक्स और एम वाई में एम कॉमन है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एम एक्स का एन एक्स के साथ बनाएंगे, कोई एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप कह सकते हो सर हम पहला का या तो तीसरे के साथ बनाए या फिर पहले टर्म का चौथे के साथ बनाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एम एक्स का जोड़ा एम वाई के साथ बना रहा हूँ, एम वाले टर्म को एक साथ रख रहा हूँ, और बाकी जो टर्म बच गए एन वाई का जोड़ा मैं एन एक्स के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना है, हाँ। तो मैंने क्या किया, पहले टर्म का जोड़ा जो है मैंने बनाया तीसरे टर्म के साथ, और दूसरा टर्म का जोड़ा बनाया मैंने चौथे टर्म के साथ। इन दोनों को एक साथ लिखा और इन दोनों को मैंने एक साथ सोचा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, इसको लिख दीजिए आप, जो भी आपने जोड़ा सोचा उसको एक पास लिख दो, है ना। जो भी जहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो एम एक्स और एम वाई को मैंने एक साथ लिखा, और बाकी जो टर्म लिख गए एन वाई और एन एक्स को मैंने एक साथ लिखा। ठीक है, अब हमारे पास 4 टर्म दिख रहे हैं। अब आप कहोगे सर पहला और दूसरा टर्म जो अब दिख रहा है हमें, ये देखिए पहला टर्म और ये हमारा दूसरा टर्म, इन दोनों में आपको एम कॉमन दिख जाएगा, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है। तो आप बोलोगे सर एम वाले को एक साथ लिखा तो एम को कॉमन निकाल दीजिए। तो पहले दो टर्म में से आपने एम को कॉमन निकाल दिया, तो एम एक्स में से अगर एम को कॉमन निकाला तो बच जाएगा एक्स, और एम वाई में से आपने एम को कॉमन निकाला तो बच जाएगा वाई। तो यहाँ पर प्लस का साइन भी था, तो प्लस का साइन के द्वारा लिख देंगे एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ इतना? अब तीसरे टर्म और चौथे टर्म को देखिए, तो तीसरा टर्म हमारा एन वाई मतलब एन गुना वाई, और चौथा टर्म है एन एक्स। तो इन दोनों में से आप एन को कॉमन निकाल सकते हो ना, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, तो बस एन को कॉमन निकाल दीजिए। तो एन को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? तीसरे टर्म और चौथे टर्म में से आपने अगर एन को कॉमन निकाला तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस एक्स, तीसरा टर्म में आपका वाई बच जाएगा, चौथे टर्म में आपका एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर दो टर्म आपको दिख रहे हैं, अब ऐसा समझिए। अब आप कह सकते हो सर हमारे पास दो टर्म आ गया, यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो पहले टर्म में क्या लिखा गया है? एन इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरा टर्म में क्या लिखा गया है? एन इंटू वाई प्लस एक्स। तो हम कह सकते हैं सर ये एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स तो सेम है, या चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख दो, एन इंटू एक्स प्लस वाई लिख दो, प्लस लिख दो एन इंटू वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख दो, ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं। वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख दिया, ए प्लस बी को बी प्लस से लिख दिया, 3 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस 3। तो ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ ऐसा में। यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये एक्स प्लस वाई इसमें भी आया गुणनखंड, और एक गुणनखंड एक्स प्लस वाई इसमें भी आया, तो एक्स प्लस वाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बताइए। तो पहला टर्म और दूसरा टर्म में से हमने अगर एक्स प्लस वाई को कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा? पहला टर्म में से आपने अगर एक्स प्लस वाई को कॉमन निकाला तो यहाँ पर एम बच जाएगा, ये वाला एम लिखा। और दूसरे टर्म में से आपने अगर एक्स प्लस वाई को निकाला तो यहाँ पर एन बचा। ठीक है, बीच में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था बीच में, बस ये आंसर आ गया हमारा। तो दो गुणनखंड दिख गया, एक गुणनखंड हुआ हमारा एक्स प्लस वाई और एक गुणनखंड हो गया हमारा एम प्लस एन। समझ में आया? तो दो गुणनखंडों के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आया सभी को? बताइए, क्लियर है? और ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया,
चलो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले टर्म का जोड़ा तीसरे टर्म के साथ बनाया और दूसरे टर्म का जोड़ा मैंने चौथे टर्म के साथ बनाया। आप लोग एक बार ट्राई करना है इसको, मतलब इस क्लास को एंड होने के बाद पहले टर्म का आप जोड़ा बना दो चौथे के टर्म के साथ और दूसरा का बनाओ आप तीसरे के साथ, और इसको आप लोग ट्राई करना इस तरीके से सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करना, देखना आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स वाला टर्म एक साथ आ जाएगा और वाई वाला टर्म एक साथ आ जाएगा। तो उस तरीके से भी हम लोग सोच के कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, जो नया क्वेश्चन है आज के लिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है सर 6xy प्लस 6 + 9x + 4y। मुझे बताओ इन चारों में कुछ कॉमन है, इन चारों में कुछ कॉमन है क्या, एक के अलावा, एक के अलावा कुछ कॉमन है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सभी का आप गुणनखंड लिख दीजिए। तो 6xy को आप लिख दोगे सर 2 × 3 × x × y। आप 6 को लिख दोगे सर, ये लिख देंगे 2 × 3। 9x को लिख दोगे सर, ये लिख देंगे 3 × 3 × x। और 4y को आप लिखोगे, 4 को लिख देंगे सर 2 × 2 × y। अब मुझे बताइए सार गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, इन चारों में कुछ कॉमन है क्या। तो इन चारों में कह सकते हो सर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आप चेक कर लो, अगर आप 2 को देखोगे तो 2 देखिए यहाँ पर आया, 2 यहाँ आया और 2 इसमें आया, लेकिन 2 9x में नहीं आया ना, इस वाले में नहीं आया, तो सार गुणनखंड 2 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सारे गुणनखंड को भी चेक करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 तो सभी जगह मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे, चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे। अच्छा इरफान देखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ, चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। इतना समझ में आ रहा है, पेयरिंग करेंगे। अब सही जोड़ा बनाना जरूरी है, तो सही जोड़ा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये समझिए। अभी मान लो मैंने देखा पहले टर्म और दूसरे टर्म में से कुछ कॉमन है क्या, इसमें से बताइए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 6xy और 6 में 6 कॉमन दिख रहा था, 6 × x × y, और 6 में तो 6 कॉमन है, 6 × 1 है वो, तो 6 कॉमन निकल सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से, इन दोनों को अगर जोड़ा बना लूं, मान लो अगर मैं इसका जोड़ा बना लूं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा क्या, अब इन दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा, तब निकलेगा भी तो एक निकलेगा। आप मान लो अगर ऐसे कर भी लोगे, मान लो आपने बोला सर पहला को मैं दूसरे के साथ जोड़ा बना दूं, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, 6xy का जोड़ा बना दिया 6 के साथ और 9x को जोड़ा बना दिया 4y के साथ, तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे ना, आप बोलोगे सर पहले दो टर्म में से आप 6 को कॉमन निकाल दोगे, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो इन दोनों को आप जोड़ा बनाकर 6 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा xy + 1। ये समझ में आ रहा है कैसे मैंने x + y 1 लिख दिया। 6xy में से आपने 6 को कॉमन निकालो तो ये बच जाएगा xy, और 6 में से 6 को कॉमन निकालो, लास्ट क्लास में बताया था अगर पूरे टर्म को आप कॉमन निकाल लोगे तो 1 बचेगा। मतलब 6 को आप लिख सकते हैं 6 × 1, इस 6 को जब कॉमन निकाला, इसको कॉमन निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 9x + 4y, ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे बताइए दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं, ये बताइए, सेम आया या लगाया, सेम है। अब यहां से अलग आ गया तो अब कहेंगे सर यहां पर अब गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी तक तो हमने सही किया है, लेकिन हमने जो जोड़ा बनाया ना वो जोड़ा गलत हो गया, पेयर गलत जोड़ा बना दिया, इसलिए हमारा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं ये इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप गलती भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सीखना क्या है, सही जोड़ा कैसे बनाए। तो अब मुझे बताओ, आप 6xy के साथ आपने 6 को लिखा तब तो नहीं आंसर आया। अब मुझे बताइए 6xy का जोड़ा हम किसके साथ बनाए, पहला जो टर्म था इसका जोड़ा हम किसके साथ बनाए, 4y के साथ। चलो आप कह रहे हो 4y के साथ, तो मैं 4y के साथ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इवन आप 9x के साथ भी बना सकते हो। देखो मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अगर मैं 6 का जोड़ा बना दूं 9x के साथ तो भी सॉल्व हो जाएगा, और मैं 6 का जोड़ा 4y के साथ बना दूं तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक मेथड से मैं बता रहा हूँ, एक मेथड से आप लोग कर लेना। ठीक है, चलो तो इसको मिटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपने अगर बोला कि सर 6xy को आप 4y के साथ लिख दीजिए, 6xy लिखा प्लस 4y लिखा, ठीक है, प्लस बाकी जो इन दोनों को एक साथ लिख दिया,
तो बाकी दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 6 + 9x को लिख दो, तो यहाँ पर लिख दोगे 6 + 9x। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? अब सभी टर्म को आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो आप 6xy को क्या लिखोगे, ये जो 6xy था इसको आप लिखोगे सर 2 × 3 × x × y, ठीक है। फिर प्लस 4y को आप क्या लिखोगे, 4y को लिख दोगे 2 × 2 × y, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। इस 6 को क्या लिखोगे, इस 6 को लिखोगे 2, या 3 × 2 लिख दो, या फिर 2 × 3 लिख दो, ठीक है, दोनों ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 × 3, तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 3 प्लस इस 9x को क्या लिखोगे, 9x को लिख देंगे 3 × 3 × x। अभी तक क्लियर है इतना? तो मैंने इन चारों टर्म को फैक्टराइज कर दिया। हाँ अब सही है इरफान, ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमारे पास प्लस के द्वारा टर्म अलग होते हैं, ये टर्म और ये टर्म है। तो आप बोलोगे सर एक टर्म हमारा ये पूरा आया, ये पूरा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म, या फिर उल्टा कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 टर्म दिख रहे हैं। अब पहले टर्म और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या? पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? चेक करिए आप, कुछ भी कॉमन दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है सर 2 यहां भी आया और 2 यहां भी आया, y यहां पर भी आया और y यहां पर भी आया, मतलब 2y कॉमन दिखा। 2 और y कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × y। तो 2y को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, आप बोलोगे सर 2 और y कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म में से, तो 2y को आप कॉमन निकाल दीजिए। पहला टर्म में से आपने अगर 2y को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, 2 और y को कॉमन निकाला तो ये 3x बच जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस, यहां से आपने अगर 2y को कॉमन निकाला, दूसरे टर्म में से आपने 2y को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 3x + 2। क्लियर है? इतना क्लियर है? फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन था यहाँ पर। अब मुझे तीसरे टर्म को देखिए और चौथे टर्म को देखिए, तीसरा और चौथा टर्म में क्या कॉमन है, तीसरा और चौथा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ पर दिखेगा आपको 3 सर यहाँ भी है, और 3 एक फैक्टर यहाँ पर है, दोनों में एक गुणनखंड 3 है, तो 3 को कॉमन निकाल दीजिए। तो 3 को आप कॉमन निकाल दोगे अगर, तो यहाँ बोलोगे सर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को कॉमन निकाल दिया, तो बच जब क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तीसरे टर्म में से आपने 3 को कॉमन निकाला है तो बचेगा यहाँ पर 2, है ना। फिर प्लस चौथे टर्म में से आपने 3 को कॉमन निकाला तो बच जाएगा ये 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x, ठीक है। आगे करते हैं। अब यहाँ पर बस थोड़ा अरेंज करिए इसको, तो आप बोलोगे सर ये बन गया 3x + 2 और ये प्लस 3 × 3x + 2। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, बस इसको देखिएगा कि इस 2 + 3x को मैंने 3x + 2 लिख दिया, मतलब a + b को मैंने b + a लिख दिया, 2 + 3 को मैंने 3 + 2 लिख दिया, तो 2 + 3x को मैंने 3x + 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, एक टर्म ये पूरा आया और दूसरा टर्म ये पूरा आया। अब इन दोनों ब्रैकेट को देखिए सेम आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, 3x + 2 दोनों का फैक्टर आ गया ना। अब जो पहला टर्म आपको दिख रहा है उसको आप क्या बोलोगे, सर 2y में 3x + 2 गुना हो रखा है, और दूसरे टर्म में क्या बोलोगे, 3 में 3x + 2 गुना हो रखा है, तो 3x + 2 दोनों में गुना हो रखा है। तो 3x + 2 अगर दोनों में गुना हो रखा है तो 3x + 2 दोनों का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसको कॉमन दे लीजिए, नुकसान गुणनखंड हो गया। तो 3x + 2 यहां से भी कॉमन निकाला, यहां से भी कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2y, पहले टर्म में आपको दिख जाएगा 2y और दूसरे टर्म में आपको दिख जाएगा 3। तो ये समझ में आया? तो पहला और दूसरा टर्म में से अगर आपने 3x + 2 को कॉमन निकाला, तो पहले टर्म में से आपने अगर 3x + 2 को निकाला तो यहाँ पर बचेगा 2y, दूसरे टर्म में से आपने अगर 3x + 2 को कॉमन निकाला तो बच जाएगा 3, तो ये लिख देगा 3x + 2 × 2y + 3। अब देखिए दो गुणनखंड दिख गए आपको, तो एक गुणनखंड मुझे दिखाइए और दूसरा गुणनखंड मुझे दिखाई, तो दो गुणनखंडों के रूप में मैंने लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप इतना सॉल्व करोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहे, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या ऑप्शन आ सकता है, देखो ऑप्शन को पहचानने के लिए भी सीखिए। कई बार आपको ऑप्शन को थोड़ा बदल कर दिया जाता है और कुछ ऑप्शन ऐसे लिखे जा सकते हैं। 3x + 2 को बदलकर लिखा जा सकता है 2 + 3x, 2 + 3x लिख सकते हैं, और 2y + 3 को बदलकर आपको लिखा जा सकता है 3 + 2y, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑप्शन देकर आपसे कंफ्यूज कराया जा सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। आपको पता है a + b को सर हम b + a लिख सकते हैं, बस हमें सेम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो 3x + 2 को हम 2 + 3x लिख सकते हैं, 2y + 3 को 3 + 2y लिख सकते हैं, ऐसे करके
सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको दे रहा हूँ होमवर्क, मतलब ये करना आप लोग घर पर खुद से ट्राई करना। एक तो मैंने क्या किया, पहला का चौथे के साथ जोड़ा बनाकर इसको सॉल्व किया। आप लोग ट्राई करना एक बार कि अगर मैं पहले टर्म का जोड़ा तीसरे टर्म के साथ बनाऊं, इन दोनों को जोड़ा बना दो 6xy और 9x को, और दूसरे टर्म का जोड़ा मैं बनाऊं चौथे टर्म के साथ, मतलब 6 को 4y के साथ, तो भी सॉल्व होगा कि नहीं। तो इसको आप लोग ट्राई करना, ऐसे ट्राई करके देखना, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। अगर नहीं आता है आंसर तो आप अगले क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पूछना जरूर, ठीक है? समझ में आया? पहले ट्राई कर लो, उससे आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे आप, ठीक है? अच्छा, दोनों से कर लिया, गुड। दोनों से करेगा तो आंसर सेम ही आया होगा, चल दोनों से अगर किए होगे तो आंसर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है किसी को भी? एनीवन? नहीं? नहीं, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। और मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनमें कॉमन क्या है, मतलब चलो पहले ये बताओ कि पदों की संख्या कितनी है, कॉमन छोड़िए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है इस बहुपद में, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 3। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक प्लस का साइन है, एक प्लस का साइन यहाँ पर है, तो एक टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो 3 टर्म है। अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे क्या? अगर आप जोड़ा बना दोगे, मान लो आप पहले और दूसरा का जोड़ा बना दोगे, तो तीसरा अकेला रह जाएगा, ठीक है? आप अगर पहला और तीसरा का जोड़ा बना दोगे तो दूसरा अकेला रह जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो आप लोग मुझे बताओ, इन तीनों में कुछ सार गुणनखंड है? अगर इसको मुझे फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर हम रीग्रुपिंग करने के पहले हम ये सोचेंगे कि सार गुणनखंड कुछ है क्या। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पहला जो टर्म था हमारा ए एक्स स्क्वायर वाई, तो ए एक्स स्क्वायर वाई को क्या लिखोगे? ए गुना एक्स का पावर 2 है, तो एक्स का पावर 2 है तो एक्स को 2 बार गुना करेंगे, एक्स को 2 बार गुना करेंगे, और एक टू में वाई, ठीक है? फिर प्लस का साइन। अब बी वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? बी को तो बी लिख दिया, गुना में एक्स लिख दिया, और वाई का पावर कितना है? वाई का पावर इस बार 2 है, तो वाई को 2 बार गुना करेंगे, इस बार वाई को 2 बार गुना किया। अब सी एक्स वाई जेड कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी, तो ए बी कहने का मतलब ए गुना बी, ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ? ए गुना बी गुना सी। तो सी एक्स वाई जेड कहने का मतलब क्या हुआ? सी गुना एक्स गुना वाई गुना जेड, ठीक है? अब इन तीनों टर्म को आप देखिए, यहाँ पर मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, और मुझे ये देखकर बताइए कि इन तीनों में क्या कॉमन है। पहला टर्म ये पूरा हुआ, ये पूरा एक टर्म हुआ, ये पूरा दूसरा टर्म हुआ, और ये पूरा तीसरा टर्म हुआ, क्योंकि प्लस के द्वारा ही टर्म लगाओगे ना, तो प्लस का साइन देख लीजिए, पता चल जाएगा टर्म कहाँ से कहाँ तक है। क्या कॉमन है? तो सावेज कर रहे हैं एक्स वाई, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। एक्स यहाँ भी है, पहले वाले टर्म में भी एक्स है, दूसरे में भी एक गुणनखंड एक्स आया, और तीसरे में भी एक्स आया। वाई देखो पहले टर्म में भी है, वाई इस टर्म में भी है, और वाई यहाँ पर भी है। जेड सभी में आया क्या? जेड सभी में से कॉमन निकलेगा? जेड नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई को कॉमन निकाल लीजिए। तो आपने क्या किया, जो भी कॉमन आपको दिख रहा था उसको आपने कॉमन निकाल दिया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या किया, पहले टर्म, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म तीनों में से एक्स वाई निकालो। अब सिर्फ दो टर्म में से नहीं निकाल रहे, सभी में से निकाल रहे हैं। तो पहला टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को निकाला तो क्या बचेगा? बस ये बताओ कि अगर पहले टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? देखो है क्या, ए गुना एक्स गुना वाई। अगर आपने एक्स और वाई को कॉमन निकाला तो बच जाएगा ये वाला ए और ये वाला एक्स, मतलब ए और एक्स। अब ए और एक्स करने का मतलब ए और एक्स को गुना करेंगे, और ए और एक्स को गुना करेंगे, इसका मतलब ए एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स, ठीक है? फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर मुझे बताइए दूसरे टर्म में से आपने अगर बी एक्स वाई वाई में से अगर एक्स वाई को आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा? ये बी बचेगा और ये वाई बचेगा, तो बी और वाई कहने का मतलब बी वाई लिख देंगे, यहाँ पर बी वाई लिख दिया, ठीक है? फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। तीसरे टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को कॉमन निकाला, क्या बचेगा? आपने बोला सर ये एक्स और इस वाई को कॉमन निकाला, तो ये बच जाएगा सी और जेड।
और सी और जेड करने का मतलब सी जेड बच गया। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया क्या? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास, इसको समझिएगा, हमारे पास तीन टर्म कुछ ऐसे लिखे गए थे, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, है ना, तीनों जोड़कर लिखे गए थे। हमने क्या किया, एक्स वाई और यहां लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब ये सभी कैसे कनेक्टेड है, सभी गुणा के द्वारा, है ना, ये सारे गुणा में आ गए। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। हालांकि आंसर हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ये समझ में आया? तो कुछ इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। देखो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो आप जल्दी से ऐसे भी कर सकते हो। आप मन में सोच सकते हो तो सर एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, अच्छा एन का मतलब क्या, कोई डाउट है क्या? कुछ बच्चे एन लिख रहे हैं, शाहीन, नहीं, ठीक है, डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब, अच्छा कोई डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स गुना एक्स, डाउट नहीं है, ठीक है। एम स्क्वायर करने का मतलब एम गुना एम, मतलब कभी भी स्क्वायर है तो सोच सकते हैं सर दो बार गुना है वहां पर, तो मतलब सीधे हम कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स दो बार यहाँ पर गुना हुआ होगा। वाई स्क्वायर कहने का मतलब वाई दो बार यहाँ पर गुना हुआ होगा। मतलब हम कह सकते हैं पहले टर्म को अगर देखें तो एक्स इसमें भी है और वाई इसमें है, तो हम कहेंगे सर इसमें भी एक्स और वाई है और तीसरे टर्म में भी एक्स वाई है। तो यही से हम कह सकते हैं ना एक्स वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई तो तीनों में है। तो एक्स वाई को कॉमन अगर हम निकाल लें तो क्या बचेगा, मतलब डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले टर्म में देखिए, ए को तो आपने कॉमन नहीं निकाला, पहले टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। पहले टर्म में तो आपने ए कॉमन नहीं निकाला तो ए तो रह जाएगा। वाई को आपने कॉमन निकाल दिया है तो वाई नहीं बचेगा, लेकिन एक्स बचेगा क्या? देखो दो एक्स है, एक्स दो बार गुना हुआ है, एक एक्स को आपने बाहर निकाल दिया तो एक एक्स तो बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया। अब इसमें क्या बचेगा, देखो बी तो रहेगा, बी को कॉमन नहीं निकाला, बी तो रहेगा। एक्स को आपने कॉमन निकाल दिया, एक्स नहीं बचेगा। लेकिन दो वाई है, वाई इंटू वाई, एक वाई को बाहर निकाला तो एक वाई तो बच जाएगा ना। समझ में आ रहा है? प्लस सी एक्स वाई जेड में आपने एक्स जो वाई को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा सी जेड। ठीक है, ये तो साफ दिख रहा है, एक्स वाई को आपने कॉमन निकाला तो सी जेड, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे एक स्टेप। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। तो लास्ट क्लास में कोई भी पोल नहीं हो पाया था तो सारे क्वेश्चन आज करते हैं। और चलिए सभी लोग ट्राई करिएगा, कोई भी बैठे नहीं रहिएगा। तो क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक बहुपद है जिसके चार टर्म है। इन चारों में आप देखिए कुछ कॉमन है क्या, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्वेश्चन 78 है। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज दिखेगा, मतलब मिलते जुलते से। तो सारी चीजें आपके आंसर में सही होनी चाहिए। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा चार टर्म, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो जब भी पोल दिया जाता है बैठे मत रहिएगा, आंसर करिए, मतलब पहले सॉल्व कर लो। गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और आंसर सही है काफी सारे। वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पर आप क्या क्या बोल सकते हो, कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आप से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप देखोगे सर चारों टर्म को एक साथ,
तो इन चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पर सही जोड़ा बनाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए और बी वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। मतलब एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर का जोड़ा बनाइए और बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर का जोड़ा बनाइए। तो मैंने जोड़ा बता दिया, इसके आगे आप कर सकते हो। तो सही जोड़ा बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सही जोड़ा बना लोगे तो आंसर आप कर लोगे। तो एक्स स्क्वायर का जोड़ा मैं क्या करूं, पहले टर्म का जोड़ा चौथे के साथ और दूसरा का जोड़ा तीसरे के साथ। इवन आप अगर पहला और तीसरा का भी करके की हो तो आंसर आ जाएगा, है ना, चाहे एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख के भी। तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। तो अभी क्लास में 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया। अच्छी बात है कि सभी ने ट्राई किया और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तो अगर ध्यान से आप करोगे तो बिल्कुल सही होगा। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। जो भी 4 बच्चों का नहीं हुआ है आंसर कीजिए जल्दी से, मतलब आप सॉल्व कर लो। अगर समय ज्यादा चाहिए तो बता दो आप। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है, इसमें टोटल 4 टर्म है। ठीक है, टोटल 4 टर्म सभी को दिख रहा है, प्लस के द्वारा अलग किए गए। अब इन चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं कॉमन निकलेगा? क्योंकि देखो ए सभी में से कॉमन नहीं आ रहा ना। ए देखो दूसरे वाले टर्म में ए है ही नहीं, दूसरे टर्म में भी एक्स भी नहीं, तो हम कहेंगे सर चारों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला, सर ए वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर भी ए है और इस चौथे टर्म में भी ए है। तो मैं क्या करूँ, पहले टर्म का जोड़ा चौथे के साथ बनाऊंगा और दूसरे का जोड़ा तीसरे के साथ बनाऊंगा। मतलब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं। तो इसको लिख दीजिए आप साथ साथ, जो भी जोड़ा बनेगा उसको एक साथ लिख दीजिए। इसको कहते हैं पुनः समूहन, है ना। तो एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा और बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा। इतना क्लियर है सभी को? एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को एक साथ और बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को एक साथ। अब जो पहला और दूसरा टर्म आपको दिख रहा है ना, अब बोलोगे सर अब जो हमारा पहला टर्म और दूसरा टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म पहला और दूसरा, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में आपको ए कॉमन दिख जाएगा। जोड़ा क्यों बनाया था? ताकि ए कॉमन निकल जाए। तो यहां से आप बोलोगे सर ए कॉमन निकल जाएगा। तो ए अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? पहले टर्म है, पहला टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए गुना एक्स स्क्वायर। तो ए को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, वो ए गुना एक्स स्क्वायर है ना, तो ए को बाहर निकाल दिया। अब ए वाई स्क्वायर में से भी अगर आपने ए को बाहर निकाल दिया तो बच जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन से जोड़ा गया था, तो प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए को कॉमन निकाला तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ देखिए, तीसरे टर्म को देखो और चौथे टर्म को देखिए। तो तीसरा और चौथा टर्म में क्या कॉमन है? तीसरा और चौथा टर्म में क्या कॉमन है? तो तीसरा और चौथा टर्म में आपको दिख जाएगा बी, है ना, इसमें भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो बी को कॉमन निकाल दीजिए। बी को जैसे ही कॉमन निकालोगे बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर लो, है ना। तो इसको अगर मैं अरेंज करके ऐसे लिख दूँ तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा प्लस बी लिखा और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर बदल सकते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहे हैं सभी को। आप बोलोगे सर प्लस के द्वारा दो टर्म जोड़े गए हैं, पहला टर्म ये पूरा हमारा हुआ और दूसरा टर्म ये पूरा हुआ। अब पहला और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है? ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देखो, इसको ऐसे सोच लिया करो, है ना। आप ऐसे सोचोगे, फिर पहला टर्म क्या है, ए गुना में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है, बी गुना में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में गुना हुआ है, तो दोनों का गुणनखंड हो गया। तो आप उस गुणनखंड को कॉमन निकाल दीजिए। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों जगह पर है, कॉमन निकाल दिया। अब पहले टर्म में से आपने अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा ए, यहाँ पर लिख दिया ए, प्लस यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस लिखा। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा बी, तो यहाँ पर लिख दिया बी। और यही हमारा सही उत्तर है। ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो ये सारी चीजें मिटा लो, ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिख रहा होगा ना, और मैक्सिमम आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही था। ठीक है, तो आंसर बी बिल्कुल सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए प्लस बी। बाकी सारे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। एक्स प्लस ए तो आया ही नहीं है कहीं पर, और ए प्लस वाई भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे गलत है, ऑप्शन बी सही था। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? अगर ऐसा क्वेश्चन खुद से अगर आएगा तो कर लोगे? चलो, और कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं सर मैं ए एक्स स्क्वायर को बी एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ा बना दूं और बी वाई स्क्वायर को ए वाई स्क्वायर के साथ जोड़ा बना दूं, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, देखो मैं ट्राई करके करता हूँ। आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर को मैं लिख दिया बी एक्स स्क्वायर के साथ, और बी वाई स्क्वायर को अगर मैं जोड़ा बना दिया ए वाई स्क्वायर के साथ। देखो ये कैसे जोड़ा बनाया, मैंने एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिखा और वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिखा। अब क्या करोगे, अब पहले टर्म और दूसरे टर्म में से आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, जैसे ही कॉमन निकालोगे बच जाएगा ए प्लस बी, है ना, ये बचा ए प्लस बी। फिर प्लस निकाला, अब यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई का पावर 2 है, तो वाई स्क्वायर दोनों जगह पर है गुना में, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकालिए तो बच जाएगा बी प्लस। अब इसको मैं फिर से पहले के जैसा कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी लिख दिया, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, और ये बी प्लस ए को मैंने लिखा ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी देखिए यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी, तो ए प्लस बी को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अभी भी सेम गुणनखंड आ रहा है, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक गुणनखंड है ए प्लस बी और एक गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो गुणनखंड सेम आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन चाहे आप जोड़ा कैसे बनाओ, मतलब सही जोड़ा बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन में फिर से चार टर्म दिए गए हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना समय लेना, और यहां पर आप अगर सही जोड़ा बना लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि सही जोड़ा आप बना पाते हुए नहीं, ट्राई करिएगा। लिखा क्या गया, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। ट्राई करो। और यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन बहुत केयरफुली देखना है। ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा मिलते से ही दिख रहे हैं सारे ऑप्शन, लेकिन एक ही ऑप्शन सही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P का गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखें तो कौन से दो गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे? एक दो हिंट मैं दे रहा हूँ, इसमें सारे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाओगे आप, मतलब चारों में से कुछ कॉमन अगर निकालना चाहे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सही जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो आपको बस डिसाइड करना है कि पहले टर्म का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं, 15 PQ को मैं किसके साथ लिखूं। ठीक है, तो अभी तक तीन आंसर आए हैं और तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो जिन तीन बच्चों ने आंसर अभी किया है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी बच्चे भी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे, आप सॉल्व कर लो, अभी काफी समय है। ठीक है, आराम से करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख के ही आंसर कर दोगे, 5-10 सेकंड काफी होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसको देख के आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पोल का जो समय है आपके लिए है, बिल्कुल बैठे मत रहिए, आंसर करिए, मतलब पहले सॉल्व करिए। 15 PQ का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं?
और 15 का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं, ताकि कॉमन लेने के बाद जो सेकंड टर्म आए फिर से वहां पर ब्रैकेट सेम दिख जाए। ठीक है, ताकि हम इसको गुणनखंड के फॉर्म में लिख सके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अभी तक कम आंसर आए, मतलब आधे बच्चे क्लास में हो जिनका आंसर आ गया है। क्लास में जितने बच्चे हो, आधे बच्चों का आंसर आए। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे, जो आंसर दे दिए हो काफी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी वेट कर लो, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर करेंगे ना फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे को करने का ऑप्शन देते हैं, रुक जाते हैं, थोड़ी वेट कर लेते हैं। सो एक हिंट और मैं दे रहा हूँ इसमें, अगर आपको परेशानी हो रही है अभी भी, तो आपको मैं बता रहा हूँ 15 PQ का जोड़ा मैं बता रहा हूँ 9Q के साथ बना दो, मतलब पहला और तीसरे टर्म को एक साथ लिख लो और दूसरे और चौथे टर्म को एक साथ लिख लो। अगर आपने पहले और चौथे के साथ भी जोड़ा बनाकर किया है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, पहला को तीसरे के साथ और दूसरा का चौथे के साथ। दो तरीके से बन सकता है, एक तरीका मैं बता दूंगा, एक आप करना। ठीक है, चलिए। तो अभी 1 मिनट और रुक जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और रुकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, और आगे क्लासेस में इसकी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी, मतलब ये यूज करने के लिए बोला जाएगा। 30 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 30 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। कोशिश करो कि इस 30 सेकंड में आपका भी आंसर आ जाए। और कोई भी डाउट हो रहा है तो बताइए। अगर कुछ भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेप पे फंस गए हो, स्टक हो गए हो, उसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप माइक ऑन करके ही बता सकते हो। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। तो अभी कुछ आंसर गलत भी आए हैं, कोई बात नहीं, इसको सीखते हैं, इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी बात है कि सभी ने ट्राई किया है, अच्छी बात है कि सभी ने कम से कम ट्राई किया है, आंसर किया है। चलो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स। अगर अभी तक नहीं किए हो, जाइए जाकर आंसर कर दीजिए। मतलब जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपने अगर सॉल्व किया है, आपको लगता है कि ये वाला आंसर आएगा, आप आंसर कर दीजिए। चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा, या फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चैट आपका ऑन है, अभी आपको आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाओ तो चैट में लिख देना। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा सर, टोटल 4 टर्म है इस बहुपद में, टोटल 4 टर्म है। इन चारों में आप अगर कुछ कॉमन निकालना चाहोगे, इन चारों में से सोचो कुछ सार गुणनखंड निकाल दें। मैं थोड़ी देर में सभी का गुणनखंड लिखूंगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे आप ऐसे चेक कर लो, 15 PQ को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आप ऐसे लिखोगे ना, 5 गुना 3 गुना P गुना Q। देखिए 5 सभी में से कॉमन निकलेगा क्या? देखो 5 इस 9Q में से नहीं कॉमन निकलेगा, 9Q का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। 3 सभी में से कॉमन निकलेगा क्या? 3, देखो 25P का कोई भी गुणनखंड 3 नहीं होगा। और P और Q तो देखिए 15 में नहीं है। तो हम कहेंगे सर 60 गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर 1 होगा, सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो सभी में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़ा के लिए मैंने हिंट दिया था कि आप क्या करो, पहले टर्म का जोड़ा बना दो तीसरे टर्म के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मैं सीधे सीधे जोड़ा बताने के पहले, आपको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है सर 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, तो मैं पहले और दूसरे टर्म का जोड़ा बना लूं क्या? पहला और दूसरा टर्म का जोड़ा बना सकते हैं क्या? यस और नो? 15 तो कॉमन मिल जाएगा,
देखो पहला और दूसरा का जोड़ा बनाओगे तो 15 तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन फिर इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, और इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा तो एक कॉमन निकलेगा, फिर जो ब्रैकेट आएगा वो सेम नहीं आएगा, इसलिए इसको जोड़ा हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा का जोड़ा बनाते हैं। तो 15 PQ को मैं 9Q के साथ लिख रहा हूँ, और 15 को मैं 25P के साथ लिख रहा हूँ। 15 PQ को 9Q के साथ क्यों लिखा, क्योंकि क्यू क्यू मुझे कॉमन दिख गए, या फिर कह सकते हो 15 में भी सर 5 गुना 3 लिखेंगे, और 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। इतना आप सोच सकते हो ना मेंटली। तो इसको मैं लिख रहा हूँ पहले, पहले मैं एक साथ जो भी जोड़ा बनाया उसको एक साथ लिख दीजिए। तो 15 PQ + 9Q, है ना, इन दोनों को एक साथ लिखा, पहला और तीसरा टर्म को। उसके बाद बोलो सर यहाँ पर 15 था, और यहाँ लिख दिया 25P। ठीक है, यहाँ लिख दिया 25P। ये क्लियर है, चारों टर्म लिख दिया मैंने। अब इन चारों टर्म को गुणनखंड कर दीजिए, ना फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करके अगर मैं लिखूं, तो 15 को आप बोलोगे सर 15 को लिखा, पहले टर्म को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ, तो इसको बोलोगे सर 5 गुना 3 गुना में PQ, या फिर P गुना Q भी लिख देता हूँ। ठीक है, P गुना Q, फिर प्लस का साइन लगाया। इस 9Q को क्या लिखोगे, 9Q को लिखोगे 3 गुना 3, है ना, 9 को लिख दोगे 3 गुना 3, और Q तो Q है ही, Q को Q लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिख देंगे 5 × 3, है ना, यहाँ पर लिख दिया 5 × 3 प्लस 25P। देखो 25 को आप लिखोगे 5 गुना 5, 5 गुना 5, और गुना में P। तो यहां तक समझ में आया। मैंने क्या किया, चारों टर्म को गुणनखंड करके लिख दिया, चारों टर्म को फैक्टराइज कर दिया। अब आप देख लो सर, पहला टर्म और दूसरा टर्म, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो 3 मुझे दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा है। 3 देखिए यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, क्यू यहाँ भी है, और क्यू यहाँ भी है, तो 3Q कॉमन है, सिर्फ 3 नहीं है, 3 और Q। और 3 और Q कहने का मतलब 3Q, 3Q। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3Q को कॉमन निकाल देंगे। अच्छा, काफी बच्चे 3 लिख रहे हो, तो 3 ही नहीं है, 3 भी है और Q भी है, तो 3 और Q को गुना करेंगे तो 3Q आ जाएगा। तो आप लोग सर 3Q को कॉमन निकाल दिया। तो 3Q को अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, पहला टर्म में देखिए, पहला टर्म में क्या है, 5 3 PQ, 3Q को कॉमन निकालो तो 5P बच जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे सर ये 5 और ये P बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5P। ठीक है, प्लस का साइन लगाया, ये प्लस का था इसलिए। और यहाँ पर तीसरे दूसरे टर्म में देखिए, 3Q को आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, दूसरे टर्म में से आपने अगर 3Q को कॉमन निकाला तो बच जाएगा, नहीं ये वाला 3, ये 3 था और ये Q था, ये दोनों को कॉमन निकाला तो ये वाला 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5P + 3। क्लियर है, 5P + 3। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं तीसरा टर्म और चौथे टर्म को। तो तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है, तीसरे और चौथे टर्म में देखोगे तो 5 दोनों का एक गुणनखंड है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को आप कॉमन निकाल दोगे। 5 को जैसे ही कॉमन निकालोगे बच जाएगा 3 यहाँ पर, तीसरे टर्म में 3 बचेगा, और चौथे टर्म में क्या बचेगा, 5 और P। 5 और P कहने का मतलब 5P। ये क्लियर है, 3 + 5P आया। अब इसको थोड़ा आप अरेंज कर लो, मैं बार बार ये स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको ये ब्रैकेट सेम दिख जाए। 5P + 3 +5, इस 3 + 5P को बस लिख दो 5P + 3। ठीक है, 5P + 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप कह सकते हो सर ये प्लस का साइन के द्वारा दो टर्म जोड़े गए हैं, पहला टर्म ये पूरा हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ। पहले टर्म में भी देखिए 5P + 3 गुना में है, और दूसरे टर्म में भी 5P + 3 गुना में है। मतलब 5P + 3 ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में गुना हुआ है। तो अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए, ऐसा गुणनखंड है जो दोनों जगह पर है तो उसको कॉमन निकाल दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5P + 3 को कॉमन निकाल देंगे, और 5P + 3 अगर कॉमन निकल गया पहले वाले टर्म में से, इस टर्म में से आपने अगर 5P + 3 को कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा 3Q। तो यहाँ पर लिख देंगे 3Q, प्लस इस 5P + 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच जाएगा 5, तो ये लिख दिया 3Q + 5। क्लियर है, अब यहाँ पर मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ, ये सारी चीज तो बस समझाने के लिए, ये सारी चीज आपको दिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो आंसर कौन सा सही होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में लिखा गया 5Q + 3। 5Q का टर्म आपका आया था क्या कहीं पर, जो आपका आया 5P, 5P आया है, 5Q नहीं आया, 3Q आया। तो आप बोलोगे सर 5Q तो कहीं नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का साइन तो आपको कहीं नहीं आया, तो ये वाला तो होगा नहीं हमारा आंसर। ऑप्शन सी में देखिए फिर से यहाँ 5Q लिखा गया है ना, 5Q तो नहीं आया आपका, आपका 5P आया है। बार बार देखो मैं ये दिखा रहा हूँ 5P है, 5Q नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन डी में थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन इसको चेक करते हैं। ये 5 + 3Q,
तो ये देखो 5+3 क्यू आपका आया क्या कहीं पर? आपका तो 5+3 क्यू कहीं नहीं आया। लेकिन इसको थोड़ा अरेंज अगर मैं कर दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। 5p+3 को आप लिख सकते हो ना 3+5p, उल्टा करके लिख सकते हैं। और 3q+5 को मैं लिख दूंगा 5+3q। तो एक फैक्टर मुझे दिखा 5+3q, 5+3q आपको दिखा ये वाला। ये 5+3q मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर। और ये 5+3q मुझे यहाँ दिख गया। 3+5p मुझे यहाँ दिख रहा है, और 3+5p मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो एक तरीके से तो मैंने बता दिया कि मैंने क्या किया, 5pq को जोड़ा बनाया 9q के साथ। और मैंने क्या किया, इस 15 का जोड़ा बनाया 25p के साथ। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, एक तरीके से और सॉल्व करना है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। आप क्या करो, 15pq का जोड़ा बना लो 9q के साथ। इन दोनों को एक जोड़ा बना। अच्छा क्या किया था, इसी को तो बनाया था ना। आप क्या करना, एक सेकंड। हाँ, तो आप क्या करना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ा बना लूं 5pq को 25p के साथ, देखो p दोनों में कॉमन निकल जाएगा, इनको जोड़ा आप बना लो। और इन दोनों को जोड़ा बना लो, तो पहला और चौथा को जोड़ा बनाए, और दूसरा और तीसरा का बनाए, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। इसको ट्राई करना आप, ठीक है। तो मैं दो क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया हूँ क्लास के बीच से ही। तो आप लोग क्या करना, क्लास के बाद या कल सेम क्वेश्चन को दूसरे जो तरीका से मैंने बोला ट्राई जरूर करना। अगर आपका सेम आंसर आता है वेरी गुड, अगर नहीं आता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट क्लास में आपको पूछना जरूर है, ठीक है। मैं होमवर्क कुछ सेंड कर दूंगा, उस होमवर्क को भी आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। ट्राई करोगे तभी सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा ये जो टॉपिक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे के टॉपिक हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर बता दीजिए।